जय हिंद साथियों, द्रोणा शिक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है ज्योग्राफी जो है क्लास 10th का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है ज्योग्राफी चैप्टर 1 का जो है वन शॉट है। और यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं बढ़िया से तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस में क्वेश्चन आंसर जितना भी है वहाँ बिहार बोर्ड में पूछे गए सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है आप लोगों को ये बता दिया गया है कि भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का नाम है। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और ये जो चैप्टर है हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं जिसे हम वन शॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? वन शॉट। और इस वन शॉट लेक्चर में जो है आज इस पूरे चैप्टर का जो है आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है। और हम इस चैप्टर को जो है सब्जेक्टिव पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जितना ऑब्जेक्टिव है। ठीक, पहले हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो चलते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सुविचार है। कहते हैं थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ठीक, इसी सुविचार के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं संसाधन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है पहला, संसाधन को परिभाषित कीजिए। आंसर है मानव जीवन के उपयोग में आने वाली सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे नल, बोर्ड, मोबाइल, साइकिल, ये सभी क्या है? संसाधन है। इसे हम समझने का जो है प्रयास करते हैं। संसाधन जो है मानव के जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे हम लोग नल का प्रयोग करते हैं, साइकिल का प्रयोग करते हैं, बोर्ड का प्रयोग हम कर रहे हैं, और क्या कहते हैं मोबाइल का प्रयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो है जितनी वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में, वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले जो है संभावी संसाधन है। तो संभावी संसाधन वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है उसे संभावी संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसे जो है भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है उसे संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरा है संचित कोश संसाधन। वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर जो है उपयोग में लाया जा सकता है उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संचित कोश संसाधन। मतलब हुआ कि उपलब्ध जो है तकनीक के आधार पर जो है यदि उसे हम उपयोग में लाया जा सकता है उसे संचित कोश संसाधन कहते हैं। अगला देख लेते हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है? आंसर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार की समस्याएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। मतलब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इसका। कहते हैं सभ्यता और संस्कृति के विकास में जो है संसाधन की अहम भूमिका होती है। हमारे इस सभ्यता और संस्कृति के जो है विकास में जो है संसाधन की क्या है? अहम भूमिका है, किंतु संसाधन का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के जो है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न करते हैं या जन्म देते हैं। इन समस्याओं की समाधान हेतु संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब जो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें जो है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है।
अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाता है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। संसाधन के निर्माण में जो है तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब इसकी जो है तकनीक में जो है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी बनाया जाता है। पर्यावरण में जितने भी जो है पदार्थ हैं उसे तकनीक के माध्यम से ही जो है जीवनो उपयोगी बनाया जाता है। एक ही संसाधन का उपयोग कर हम विभिन्न प्रकार के काम या मतलब जो है विभिन्न तकनीकों के द्वारा अलग अलग कामों को किया जा सकता है। मतलब जो है हम लोग देखे हैं कि एक ही प्रकार का संसाधन है लेकिन हम उसे अलग अलग तरीके से जो अलग अलग जगह पे हम उसका उपयोग करते हैं। इसे ही क्या कहा गया है, संसाधन का जो तकनीक लगा के हम अलग अलग कामों में उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर है, क्योटो सम्मेलन जो है 1997 ईस्वी में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार जो ग्रीन हाउस गैस के उपयोग में कटौती करना था। मतलब जो पृथ्वी पर जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस गैस होते थे जो उसको क्षति करते थे उसकी कटौती मतलब कमी करने के लिए जो ये सम्मेलन किया गया था, जिसे हम क्योटो सम्मेलन कहते हैं। और पूछा जाता है कब किया गया था, तो ये जो है 1997 ईस्वी में किया गया था और ये शहर था क्योटो शहर में हुआ था आयोजित। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन का जो है संरक्षण क्यों आवश्यक है कि ये पूछा गया है। संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। संसाधन का जो है वो विवेकपूर्ण जो है उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, इसके कारण जो है पर्यावरणीय समस्या जो है उत्पन्न होती है अनेक प्रकार की। सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा विकास लगातार होते रहे तो हमारे पास जो है प्राकृतिक संसाधन की बहुत आवश्यकता है, इसलिए इसे बचा के रखना हमारा कर्तव्य है, इसे बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहते हैं, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। क्वेश्चन अगला, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। आंसर है, संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से, संसाधन के अत्यधिक प्रयोग से अनेक प्रकार की या विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। सतत विकास को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। यदि हमें लगातार विकास चाहिए तो वही बात है कि हमें प्राकृतिक संसाधन की बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं। कहते हैं संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। अभी जो है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग न करके मतलब अविवेकपूर्ण कर रहे हैं और इसे दोहन कहते हैं, लेकिन अभी जो है इसे हमें किसमें बदलना होगा, तो हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा और तभी जो यही कहलाता है संसाधन का नियोजन। और संसाधन का वितरण काफी असमान है। मतलब जो है संसाधन का जो वितरण किया गया ये असमान है, इसलिए संसाधन का नियोजन आवश्यक है। संसाधन को नियोजित रखना बहुत आवश्यक है। नियोजन हम लोग समझिए विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संसाधन का यही नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जब हम लोगों के लिए सब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, हम बताए अभी आप लोगों को कि हम लोग जो है पहले सब्जेक्टिव पार्ट को खत्म करेंगे। तो सब्जेक्टिव जो है हम लोगों का इस जगह तक 8 क्वेश्चन था और ये 8 प्रश्न जो है खत्म हो चुका है। तो आप लोग इस प्रश्न का जो है
अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की दुनिया में। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, जो कि चैप्टर का नाम आपको पता ही है, भारत, मतलब ज्योग्राफी का जो है पहला है भारत भूमि जो है संसाधन के बारे में। अगला विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 5 अप्रैल, 5 अगस्त, 5 जून, 5 अक्टूबर को। तो याद रखिएगा कि विश्व में जब है पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व में पर्यावरण दिवस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है आपके पास मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और नवीकरणीय। सौर ऊर्जा जब भी आपसे पूछा जाए तो एक दो बात याद रखिएगा। सौर ऊर्जा में क्या है, यदि हम उसको धूप में रख दें तो वो पुनः ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, तो इसे एक बात में पुनः पूर्ति योग भी कहते हैं। और जो ये नया ऊर्जा नया नया बना सकते हैं, इसे नई नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। यदि तुम में से कोई भी ऑप्शन रहता है तो आप लगा सकते हैं। तो सौर ऊर्जा के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा, अभी यहाँ पे जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और नवीकरणीय। तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तीसरा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? एक व्यक्ति हुए जिसने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, वो कौन कहे थे? यही पूछा जा रहा है। आंसर है आपका जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि ये जो थे जिम्मरमैन, इसी ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, मतलब जिस तरह का जरूरी तो होगा उस तरह से जो संसाधन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है सौर ऊर्जा जो है निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो अभी तुरंत जो है हम लोग बताए, सौर ऊर्जा जो है आपके पास दो ऑप्शन रह सकता है, या तो नवीकरणीय या तो पुनः पूर्ति योग, क्योंकि यह जो पुनः अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है और नई ऊर्जा को। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन मानवकृत है, पुनः पूर्ति योग है, अजैव है। तो हम लोग बिना देखे जो है इसे टिक कर सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए जो है 1968 में जो है, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन देखिए आपके पास है सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत और पवन ऊर्जा। याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है अभी तुरंत हम बताए हैं कि ये नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग है। उसके बाद जल विद्युत भी याद रखिएगा, यह पुनः पूर्ति योग है या नवीकरणीय, इसे नया कर सकते हैं, मतलब न्यू ऊर्जा इससे प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा भी जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन ये जो हम लोगों का ये ऑप्शन है बी नंबर, ये जो है वो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो आपके लिए सही हो जाएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो याद रखिएगा
इसका हो जाएगा नवीकरणीय, आपसे पूछा गया है तो नवीकरणीय के लिए जो है आप लोग याद रखिएगा सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला जो है विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इसके लिए याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा 1972 ईस्वी में। अगला है निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो याद रखिएगा मानव नहीं, क्या हो जाएगा? मानव, पक्षी, पेड़, नदी में जो है आप लोगों का जो ऑप्शन होगा वो नदी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में जो है कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 2002 ईस्वी में। कब हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित 2002 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है जब एक बार जल जाता है तो हम उन्हें पुनः मतलब उस कोयला को ऐसा फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। मतलब यदि कोयला का भंडारण एक बार खत्म हो गया तो हम उसे फिर से वैसा नहीं बना सकते हैं, ये हो जाएंगे अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तट रेखा से कितनी किमी क्षेत्र सीमा अपवार्जक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन है 100 mm, 200 mm, 150 mm और 250 mm। तो याद रखिएगा 200 mm जो है 200 mm क्षेत्र जो है क्या कहलाता है? अपवार्जक क्षेत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके पास संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा डाकुओं की यदि पूछा जाए अर्थव्यवस्था से संबंध तो याद रखिएगा अनियोजित दोहन से। डाकुओं की जो है क्या है? संसाधनों का अनियोजित दोहन से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमाओं तक कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो याद रखिएगा इसके लिए जो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 19.2 किमी। ये जो है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था। यहाँ तक जो हम लोग जो है इस चैप्टर को द एंड कर लेते हैं। ये चैप्टर जो हम लोगों के लिए खत्म हो जाता है और ये चैप्टर आज हो गया यहाँ तक खत्म। मतलब पहला चैप्टर जो है आज यहाँ खत्म हुआ। अब जो है इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि सभी विषय का वन शॉट वीडियो आए और आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिले और इससे जो है आप पीडीएफ के थ्रू भी लेके पढ़ना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल जो है इसे जो है स्कैन करके आप लोग इससे जुड़ सकते हैं और ये जो है आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल में जोड़ दिया जाएगा। ये हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल है। इस ग्रुप में आपको यदि जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप लोगों को पीडीएफ पीपीटी सभी चीजों का सुविधा मिलेगा और जिससे आप लोग जो है एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।